मैंने खुद को किसी आइडल ड्रामा का मेल लीड समझ लिया था। एक रिच लेडी का अटेंशन पाने के लिए मेरे छोटे भाई ने गुस्से में उसकी मेबच पर ईंटें बरसा दी। उस अमीर औरत ने कोई ड्रामा नहीं किया, सीधे उस पर केस कर दिया। लेकिन मेरे भाई को लगा कि वो बस उसे पाने के लिए हार्ड टू गेट खेल रही है। वो उसकी कार रोकने भागा और टक्कर लगते ही हॉस्पिटल पहुंच गया। मगर इस टक्कर ने उसे होश में लाने के बजाय और भी ज्यादा पागल कर दिया। जब उस रिच लेडी की शादी एक बड़े खानदान के यंग मास्टर से होने वाली थी, तब उसने वेडिंग बैंक्वेट में घुसकर पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। लिन और गू फैमिली का अलायंस उसी की वजह से टूट गया। वो रिच लेडी गुस्से से पागल हो गई और उसने लोगों से उसे इतना पिटवाया कि उसकी हालत आधी मरी हुई जैसी हो गई। मैं और मेरे पेरेंट्स ने अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी, हर जगह कनेक्शंस लगाए और लोगों से हाथ जोड़कर गुहार लगाई। तब जाकर हम उसे मौत के मुंह से बचाकर ला पाए। लेकिन उसने हमें ही जोर से धक्का दे दिया। उसे लगा कि हमने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बर्बाद कर दिया है। फिर एक रात जब मैं और मेरे पेरेंट्स गहरी नींद में सो रहे थे, उसने हमें घर के अंदर लॉक कर दिया और जिंदा जला दिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि मॉम और डैड घबराए हुए अपने कमरे से बाहर भाग रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ श्यावन, हम मरे नहीं। कुछ देर बाद मुझे समझ आया। मॉम, डैड, क्या हम वापस जन्म ले चुके हैं? मॉम आंसू पोंछते हुए सिर हिलाने लगी। डैड का चेहरा भी एक पल में ठंडा पड़ गया। इस जन्म में अगर मैंने उस जानवर को फिर से संभालने की कोशिश की तो मेरा नाम चेन गुओकियांग नहीं। उनकी बात खत्म होते ही मेरा फोन बजा। मेरे दोस्त एवेई का मैसेज था, जो मेरे भाई के साथ उसी कंपनी में इंटर्न कर रहा था। उसने मुझे एक वीडियो भेजी। पिछले जन्म की तरह ही मेरा भाई पागल होकर एक ईंट उठा चुका था और उस रिच लेडी की मेबच पर लगातार मार रहा था। थक थक थक। लेकिन जिस रिच लेडी का उसे इंतजार था वो सामने नहीं आई। जल्द ही कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा बुलाए गए पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ कर ले गए। वो बुरी तरह छटपटा रहा था। मुझे लिन वैनर से मिलना है। उसे बोलो खुद आकर मुझसे मिले। जिस लिन वैनर को वो पुकार रहा था, उसका नाम न सिर्फ उसके फेवरेट नॉवेल की फीमेल लीड से मिलता था, बल्कि वो लिन फैमिली की असली यंग मिस भी थी। यही तो उसकी किस्मत में लिखी हुई रिच लेडी थी, जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। लेकिन कंपनी में 2 महीने इंटर्नशिप करने के बाद भी उसने लिन वानर का चेहरा तक नहीं देखा था। इसीलिए उसने ये बेवकूफी भरा आइडिया निकाला। उसने सोचा, अगर वो उसकी कार तोड़ देगा तो रिच लेडी उसे जरूर याद रखेगी। लेकिन लिन वानर के आसपास का लॉयर टीम कोई डेकोरेशन नहीं था। उसने इस पूरे मामले को लॉयर्स के हवाले कर दिया और पिछले जन्म की तरह मेरे भाई पर लॉ सूट कर दिया गया। लेकिन उसे जरा भी टेंशन नहीं थी। पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद वो बड़े खुश मूड में गाना गुनगुनाते हुए घर आया। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मैं और मॉम डैड ने एक दूसरे को देखा। हम तीनों की आंखों में सिर्फ एक ही इमोशन था, बेहद गहरा डिसबिलीफ। घर पहुंचते ही उसे नोटिस मिल गया कि कंपनी ने उसे निकाल दिया है। इस घटिया जॉब पर मैं खुद ही नहीं जाना चाहता था। वो अकड़ कर बोला, इतना क्या एटीट्यूड दिखा रहे हैं? जब मैं लिन फैमिली का दामाद बन जाऊंगा तब तुम सबको दिखाऊंगा। उसी समय लिन वानर की तरफ से भेजा गया लॉ सूट भी घर पहुंच गया। उसके साथ व्हीकल डैमेज रिपोर्ट भी थी। मेरे भाई की कुछ ईंटों ने मेबच का करीब 8 लाख यूएन का नुकसान कर दिया था। पिछले जन्म में इन्हीं 8 लाख के लिए मॉम डैड ने जिंदगी भर की बचत निकाल दी थी। फिर इधर उधर से उधार लेकर किसी तरह पेमेंट की थी। फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ था। वो लगातार कहता था कि वो रिच लेडी उससे पैसे वापस नहीं मांग सकती। ये सब तो बस उसे पाने का उसका तरीका था, यानी वही हार्ड टू गेट वाला खेल। इसीलिए इस जन्म में जब उसने लॉ सूट हाथ में लेकर गुस्से से कहा, मॉम डैड, आप लोगों को इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसे हैंडल कर लूंगा, तो डैड ने तुरंत थम्स अप दिखाया। वाह, मेरा बेटा है, साहस भी है और काबिलियत भी। मेरा भाई गर्व से अपनी ठोड़ी ऊपर उठाकर बोला, ऑफ कोर्स, जब मैं लिन फैमिली का दामाद बन जाऊंगा तो 8 लाख क्या, 80 लाख भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरे भाई की तरह नहीं, जो हर दिन सिर्फ बुक्स पढ़ता रहता है और जिंदगी भर दूसरों के लिए जॉब करेगा। हमारे घर का फ्यूचर तो आखिर में मुझे ही संभालना है, लेकिन उसके मैं खुद हैंडल करूंगा। का मतलब क्या था? उसने आइडल ड्रामास के मेल लीड्स की कॉपी की और रिच लेडी की कार रोकने चला गया। इतना ही नहीं, वो सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर चिल्लाने लगा, पैसे हैं तो क्या हुआ, बहुत बड़े हो गए क्या? क्या पैसे होने का मतलब है कि तुम किसी को भी बुली कर सकती हो? तुमने मुझे जॉब से क्यों निकलवाया? मैंने अपनी गलती मान ली थी,
अब तुम और क्या चाहती हो? लेकिन सामने बैठी रिच लेडी उसे पहचानती तक नहीं थी। वो कार में बैठी रही और उसे एक नजर देखना भी जरूरी नहीं समझा। करीब 10 मिनट तक ऐसे ही स्टैंड ऑफ चलता रहा। आखिर लिन वार्नर का पेशेंस खत्म हो गया। उसने बस 3 ठंडे शब्द बोले, गाड़ी चढ़ा दो। अच्छी बात यह थी कि ड्राइवर के पास अभी दिमाग बचा हुआ था, वरना उस एक टक्कर में मेरा भाई मरता नहीं तो बुरी तरह टूट जरूर जाता। आखिर में राह चलते लोगों ने पुलिस को कॉल किया, तब जाकर उसे हॉस्पिटल भेजा गया। पुलिस के आने के बाद भी वो रिच लेडी को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो जानबूझकर नहीं करना चाहती थी। कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहां खड़े सभी लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई पागल हो, लेकिन वो अब भी अपने सेल्फ सैक्रिफाइंग फैंटेसी में डूबा हुआ था और बाहर निकलने को तैयार नहीं था। बाद में वो रिच लेडी हॉस्पिटल में दिखाई भी नहीं दी। आखिर उसके जैसे लोगों के लिए कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, पैसे से खत्म हो सकती थी, और सामने वाला तो बस एक इनसिग्निफिकेंट पागल था। उसके लॉयर्स ने सीधे मेरे भाई से बात की। उन्होंने कहा कि अगर वो सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाए तो कार डैमेज वाले केस को छोड़ दिया जाएगा। उसका मेडिकल बिल भी पूरा कवर किया जाएगा। पिछले जन्म में भी उस रिच लेडी ने यही ऑफर दिया था। मॉम ये सुनकर खुशी से उछलने ही वाली थी, लेकिन मेरे भाई को डर था कि इससे लिन वार्नर की नजरों में उसकी सपोजिडली नोबल इमेज खराब हो जाएगी। इसलिए उसने बिना सोचे ऑफर ठुकरा दिया। उसने लॉयर को हॉस्पिटल रूम से बाहर निकाल दिया और कहा कि उसे किसी की चैरिटी नहीं चाहिए। वो पैसे पूरे ब्याज के साथ लौटाएगा। बस उसी एक ड्रामा की वजह से हमारा शांत और आरामदायक घर पल भर में भारी कर्ज के नीचे दब गया। हमारी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई। हॉस्पिटल में रहते हुए भी उसने यंग मास्टर वाला एटीट्यूड नहीं छोड़ा। वो छोटी छोटी बात पर मॉम को गालियां देता, चीजें फेंकता और घर वालों पर चिल्लाता रहता था। इसलिए इस जन्म में उसके हॉस्पिटल पहुंचते ही मॉम डैड ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस सबसे जल्दी वाली फ्लाइट की टिकट्स बुक की और बिना रुके विदेश घूमने निकल गए। उन्हें डर था कि कहीं ये ब्लड सकिंग पैरासाइट फिर से उनके सिर पर न बैठ जाए। मॉम डैड नहीं मिले तो मेरे भाई ने मुझे कॉल किया। वो चाहता था कि मैं हॉस्पिटल जाकर उसकी सेवा करूं। मैंने जानबूझकर परेशान होने का नाटक करते हुए कहा, तुम जानते ही हो मैं थीसिस लिखने में बिजी हूं। सच में मेरे पास आने का टाइम नहीं है। फोन के दूसरी तरफ से तुरंत उसकी दहाड़ सुनाई दी, चैनन जी, मैं तुम्हारा सगा छोटा भाई हूं। क्या तुम्हारी पढ़ाई मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे सच में हंसी आ गई। क्या उसे खुद बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो क्या बोल रहा है? मैंने सीधे जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, पढ़ाई तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉल काट दी। कुछ ही मिनट बाद उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उसने लिखा था कि इस दुनिया में किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आखिर में इंसान का सहारा सिर्फ वो खुद होता है। मैंने फोन देखकर ठंडी हंसी हंसी। पिछले जन्म में हम उसकी हर गंदगी के पीछे खड़े होकर उसका मैस साफ करते रहे थे। उसने चाहे जितनी भी तबाही मचाई हो, हमने कभी उसे छोड़ने का नहीं सोचा। लेकिन जब उसका अमीर घर में घुसने का सपना टूट गया तो उसने पूरा दोष हमारे सिर मढ़ दिया। आखिर में पागल होकर उसने हमें जिंदा जला दिया। इस जन्म में अगर कोई फिर उससे जुड़ने की कोशिश करेगा तो वो पूरी तरह बेवकूफ होगा। जब उसे दिखा कि मेरी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया तो उसने मुझे एक थ्रेटनिंग मैसेज भेजा। उसने कहा कि अगर मैं अभी हॉस्पिटल आ जाऊं तो वो मुझे माफ कर देगा, वरना वो आगे से मुझे अपना भाई नहीं मानेगा। मैंने मैसेज देखा भी नहीं, रिप्लाई करना तो दूर की बात थी। हॉस्पिटल में बिताए उन 15 दिनों में वो हर दिन सोशल मीडिया पर डिप्रेशन वाले कैप्शंस डालता रहा, लेकिन उसकी रेप्यूटेशन इतनी खराब थी कि कोई उससे बात करने तक नहीं आया। उसकी सबसे नई पोस्ट कल की थी। उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। लेकिन मॉम डैड के विदेश से लौटने तक भी वो घर वापस नहीं आया। बाद में पता चला कि वो फिर से उस रिच लेडी के पास चला गया था। इस जन्म में मॉम डैड ने उसकी 8 लाख यूएन की रिपेयर फी नहीं भरी, और उसने लॉयर्स की सेटलमेंट कंडीशन भी एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि उसने शुरू से पैसे लौटाने का कोई इरादा ही नहीं रखा था। उसका प्लान था डेट चुकाने के बहाने रिच लेडी के करीब पहुंचना। वो उसके घर में मेल हाउसकीपर बनकर घुस गया, और हैरानी की बात यह थी कि वो सच में अंदर घुस भी गया। लेकिन 1 हफ्ता भी नहीं बीता था कि उसे घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उसके अंदर सर्वेंट बनने वाली कोई मेंटालिटी थी ही नहीं। दिल से वो खुद को उस घर का मेल ओनर समझ बैठा था। पहले दिन से ही उसने सारे सर्वेंट्स को नाराज कर दिया। वो रोज जरूरत से ज्यादा सज संवर कर रहता, जैसे वो विला उसी का हो। कपड़े मनचाहे पहनता, शराब मनचाही पीता। जब भी रिच लेडी दिखती वो उसके पीछे चिपकने की कोशिश करता, यहां तक कि वो क्या खाएगी इस पर भी अपनी राय देने लगता था। शुरू में लिन वार्नर उसे पहचान नहीं पाई थी,
लेकिन जब उसने उसके बेड पर चढ़ने की कोशिश की तो बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़कर बाहर फेंक दिया। इसके बाद भी वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर चिल्लाता रहा और किसी भी हालत में जाने को तैयार नहीं था। तभी लिन वार्नर को समझ आया कि ये वही पागल है जिसने उसकी मेबैक तोड़ी थी। जब किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया तब जाकर वो शर्मिंदगी में सिर झुकाकर घर वापस आया। वापस आने के बाद जरा सी बात उसके हिसाब से नहीं होती तो वो तुरंत गुस्से में चीजें तोड़ने लगता। लेकिन इस बार किसी ने उसकी बुरी आदतें नहीं झेली। मॉम डैड का ठंडा व्यवहार देखकर उसका माइंडसेट लगभग टूट गया। फिर उसने अपना गुस्सा मुझ पर निकालना शुरू कर दिया। वो मुझे गालियां देने लगा। उसने कहा कि जरूर मैंने मॉम डैड के कान भरे हैं, तभी वो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। उसका कहना था कि मैं उससे जलता हूं, मैं नहीं चाहता कि वो अच्छी जिंदगी जिए और मैं उसकी खुशी देख नहीं सकता। उसने मुझे क्रूअल कहा। उसने कहा कि मैं भाई कहलाने के लायक भी नहीं हूं। बचपन से लेकर आज तक मैंने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, सिर्फ इसलिए कि मैं बड़ा भाई था। मैंने कभी उसकी पसंद की चीजों के लिए उससे झगड़ा नहीं किया। घर में कोई अच्छी चीज आती तो मैं हमेशा पहले उसे देता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके दिल में मेरे लिए ऐसी सोच बैठी हुई है। मैंने ठंडी हंसी के साथ उसे कंटेम्प्ट से देखा। मैं तुमसे किस बात पर जलूं? तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस पर या तुम्हारी उस बेवकूफी पर जो गधे को भी शर्मिंदा कर दे? मेरा भाई दिखने में बस ठीक ठाक और थोड़ा साफ सुथरा था। वो कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैंडसम गाय बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसे हमेशा अपने चेहरे पर इमेजिनरी ब्यूटी फिल्टर लगाए रखने की आदत थी। वो इतना नार्सिसिस्टिक था कि बचपन में कोई लड़की उसे एक बार देख लेती तो उसे लगता कि लड़की उससे प्यार करने लगी है। इसी वजह से वो पहले भी कई बार खुद को मजाक बना चुका था। मेरी बात ने सीधा उसकी दुखती नस दबा दी। उसका चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया। वो दहाड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े हो? एक दिन मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। तुम रोते हुए मेरे पास आओगे और मुझसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगोगे। मैंने बस लापरवाही से सिर हिलाया। हाँ हाँ बिल्कुल, सपने में सब मिलता है। दोबारा जन्म लेने के बाद मैंने कभी खुद से उससे बदला लेने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे पता था कि उसके पिग ब्रेन को किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी बेवकूफियों से खुद को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। और देखो, उसका कारमा जल्द ही सामने आने वाला था। रिच लेडी के घर से निकाले जाने के बाद भी वो समझा नहीं। वो फिर उसके पास जाने का मौका ढूंढने लगा। उस दिन मैं अपने सीनियर के साथ सिटी में हो रहे एक कॉकटेल पार्टी में वेटर का काम करने गया था। दोबारा जन्म लेने के बाद वहीं मैंने पहली बार असली लिन वार्नर को देखा। हर बार उसे देखकर मेरे दिल में अजीब बेचैनी होती थी, खासकर उसकी वो 3 वाइट आईज देखकर। वो आंखें किसी जहरीले सांप की तरह ठंडी, डरावनी और चालाक थीं। वो बिल्कुल भी कोई इनोसेंट रिच गर्ल नहीं थी। मेरा भाई सच में पागल था जो ऐसी औरत पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था, और इसी वजह से उसने खुद के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली थी। अचानक मेरी आंख के कोने में एक जाना पहचाना फिगर दिखा। वो चेन जियाबाओ था। वो सच में तब तक नहीं मानने वाला था जब तक पूरी तरह बर्बाद ना हो जाए। मैं गेस्ट्स को ड्रिंक्स सर्व करने में बिजी था, इसलिए उसे देखने या उसके पीछे जाने का मेरे पास टाइम नहीं था। बस पलक झपकते ही वो और लिन वार्नर दोनों मेरी नजरों से गायब हो गए। करीब आधे घंटे बाद मैं ब्रेक लेने के लिए रेस्ट रूम में गया। तभी मैंने उस फोन कॉल को उठाया जो लगातार वाइब्रेट हो रहा था। रिसीवर से मेरे भाई की थकी हुई और भारी आवाज आई। उसने कहा कि मैं उसके लिए एक सेट कपड़े लेकर 12th फ्लोर के वॉशरूम में आऊं। मैं एक पल के लिए रुक गया। क्यों? उसकी आवाज बेहद घबराई हुई थी। मत पूछो, बस जल्दी आ जाओ। मैंने तुम्हें अभी देखा था, मुझे पता है तुम यहीं हो। मैंने भौहें सिकोड़ ली। जब तक तुम साफ साफ नहीं बताओगे मैं कहीं नहीं आ रहा। लेकिन उसका जवाब सुनकर मैं बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने नहीं सोचा था कि उसके अंदर इतनी हिम्मत, या यूं कहो इतनी बेवकूफी हो सकती है। उसने लिन वार्नर को ड्रग दे दिया था। लेकिन लिन वार्नर कौन थी? ऐसी चीप और घटिया चालें उसने न जाने कितनी बार देखी होंगी। मेरे भाई को लगा था कि बस उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनते ही किसी आइडल ड्रामा की तरह वो आसानी से रिच फैमिली में जगह बना लेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ काम खत्म होने के बाद लिन वार्नर ने उसे नग्न हालत में कमरे से बाहर फेंक दिया था, जैसे इस्तेमाल किया हुआ सस्ता टिश्यू पेपर फेंका जाता है। मैं उसे 12th फ्लोर के वॉशरूम में मिला। वो एक क्यूबिकल के अंदर छुपा बैठा था। मैंने अपने कैजुअल कपड़े उसके अंदर पकड़ा दिए। जब उसने कपड़े लिए तो मेरी नजर उसके शरीर पर चली गई। उसके पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान थे। उसके चेहरे का आधा हिस्सा और होंठ सूजे हुए थे। यह समझना मुश्किल नहीं था कि कुछ देर पहले उसके साथ कितना वायलेंट ट्रीटमेंट हुआ था। मेरी आंखों में मौजूद भाव देखकर
उसने उल्टा क्यूबिकल का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। उसने अपना पूरा शरीर मेरे सामने कर दिया। मेरी प्यूपल्स अचानक सिकुड़ गईं। उसके शरीर पर हर तरफ नीले बैंगनी ब्रूजेस थे। उसे देखकर ही दिल कांप जाए, लेकिन उसने बिल्कुल बेपरवाही से कंधे उचकाए। उसकी आंखों में अब भी अजीब सा डिटर्मिनेशन था। उसने मुझसे कहा कि मैं उस पर दया दिखाना बंद करूं। मुझे तो उसके लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द वो लिन फैमिली का दामाद बनने वाला था। मैं उसे देखता रह गया। मेरे पास कहने के लिए सच में कुछ नहीं था। ये इंसान जरूरत से ज्यादा इनोसेंट नहीं, बल्कि हद से ज्यादा मूर्ख था। अपर क्लास सर्कल में ऐसी चीजें बेहद नॉर्मल थीं। ऊपर से अगर उसने ड्रग इस्तेमाल नहीं किया होता तो अपने उस एवरेज फेस के साथ लिन वार्नर तो उसे छूने की भी जरूरत नहीं समझती। मुझे पता था कि इस वक्त कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैंने उसका सपना तोड़ने की कोशिश नहीं की। जल्द ही जब उसे असली चोट लगेगी, तब उसे समझ आएगा कि वो कितना गलत था। मेरे भाई की लॉजिक में एक बार फिजिकल रिलेशनशिप बन गया तो लिन वैनर उसकी हो गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस वूमन के पास सबसे ज्यादा किस चीज की कमी नहीं थी, मैन की। कुछ ही दिनों बाद खबर फैल गई कि लिन फैमिली शेंग ग्रुप के यंग मास्टर के साथ शादी का अलायंस करने वाली है। यह खबर सुनते ही मेरा भाई पूरी तरह पागल हो गया। जब उसे लिन वार्नर से मिलने नहीं दिया गया तो वो उसकी कंपनी के नीचे जाकर हंगामा करने लगा। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़कर बाहर घसीट रहे थे, लेकिन वो लगातार छटपटा और चिल्ला रहा था, मैं लिन फैमिली का दामाद हूं। मुझे रोकने की हिम्मत किसकी है? उसके इस सीन की वजह से काफी लोगों ने उसे पहचान लिया। लोग आसपास खड़े होकर उसकी तरफ इशारा कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। भीड़ में मौजूद मेरा दोस्त अवय मुझे वीडियो भेजते हुए पूछ रहा था, तेरा भाई आखिर कर क्या रहा है? अवय ने मुझसे पूछा कि मेरे भाई को आखिर हुआ क्या है। अंत में उसने डर से भरा एक मीम भी भेजा। मैं तो ये सब देखकर कब का इम्यून हो चुका था। मैंने बस रिप्लाई किया, अपने काम से काम रख, उसे इग्नोर कर। उस दिन के बाद से मेरा भाई रोज सुबह जल्दी निकलता और देर रात वापस आता। उसका टेम्पर भी दिन ब दिन ज्यादा खराब होता जा रहा था। बाद में मुझे पता चला कि ये पागल लिन वार्नर को स्टॉक कर रहा था। लिन वार्नर का फियांसे गू शुयुआन मेरा सीनियर था। पिछले जन्म में मैंने उसे बस स्कूल के एक स्पीच इवेंट में दूर से देखा था। वो हैंडसम होने के साथ साथ बेहद जेंटल और हम्बल भी था। पढ़ाई के दिनों में उसके पीछे बहुत सी लड़कियां पागल थीं। लिन वनर जैसी औरत उसके लायक बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मेरे भाई की नजर में कहानी उलटी थी। उसे लगता था कि सीनियर गू ही बेशर्मी से लिन वनर से शादी करना चाहता है, और वो रिच लेडी फैमिली प्रेशर की वजह से मजबूरी में इस शादी के लिए मान रही है। असलियत इसके बिल्कुल उलट थी। जब लिन वार्नर ने कंपनी संभाली थी, तब लिन ग्रुप लगातार कई सालों से घाटे में चल रहा था। उसने जान लगाकर कोशिश की, मगर कंपनी को बचा नहीं पाई। इसलिए शेंग ग्रुप के साथ मैरिज अलायंस उसके लिए आखिरी लाइफ सेविंग रोप बन चुका था। इस शादी में असल कॉम्प्रोमाइज करने वाला इंसान गू शुयुआन ही था। उस दिन मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म करके लौटा ही था कि मैंने चेन जियाबाओ को गुस्से से भरा चेहरा बनाकर घर से निकलते देखा। मेरे मन में क्यूरियोसिटी हुई, इसलिए मैं चुपके से उसके पीछे लग गया। मैं उसका पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट तक पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि लिन वार्नर और गू शुयुआन साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मुझे समझ आया कि मामला क्या है। चेन जियाबाओ सीधे उनकी टेबल के पास पहुंचा। फिर उसने बेहद डीप और इमोशनल नजरों से लिन वैनर को देखा। मेरे साथ चलो, मुझे पता है तुम मजबूरी में ये सब कर रही हो, मैं तुम्हें बचा सकता हूं। लिन वार्नर के चेहरे पर कंफ्यूजन भर गया। उसने उसे घृणा से देखा। तू फिर कौन सा पागलपन कर रहा है? लेकिन चेन जियाबाओ जैसे अंधा हो चुका था। उसने उसकी नाराज आंखों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मुझे सब पता चल गया है, तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लिन वार्नर का जवाब बेहद सिंपल और ब्रूटल था, निकल यहां से। चेन जियाबाओ ने सिर ऐसे हिलाया जैसे कोई स्प्रिंग लगी हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो गू शुयुआन की तरफ मुड़ा और बोलने लगा, मिस्टर गू, वैनर को आप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। कृपया अपनी डिग्निटी रखिए और आगे से उसके पीछे पड़ना बंद कीजिए। गू शुयुआन वहीं शांत होकर बैठा रहा, जैसे कोई पहाड़ हो। उसने ये सुनकर न गुस्सा किया, न ही अपनी फियांसे से कोई जवाब मांगा। उल्टा वो पूरे सीन को एंटरटेनमेंट की तरह देख रहा था और उसकी नजरें लिन वार्नर और चेन जियाबाओ के बीच घूम रही थीं। लिन वार्नर ने यह देखा तो वो घबरा गई। शुयुआन, इसकी बकवास मत सुनो, मैं इसे जानती तक नहीं हूं, ये बस एक पागल है। चेन जियाबाओ ने तुरंत घायल प्रेमी वाला एक्सप्रेशन बना लिया। वार्नर, उस रात जो हुआ, क्या तुम सब भूल गई? लिन वैनर ने उसे गुस्से से बीच में काट दिया। चुप हो जा। एक ऐसे घटिया पागल द्वारा सरेआम फंसा दिया जाना, जिसे वो इंसान समझना भी पसंद नहीं करती थी, उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी।
अगर नजरों से किसी को मारा जा सकता तो चेन जियाबाओ तब तक 1000 टुकड़ों में कट चुका होता। लेकिन मेरे भाई में कभी सिचुएशनल अवेयरनेस नाम की चीज थी ही नहीं। वो अब भी बेशर्मी से पूछता रहा, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर मेरे साथ सोई क्यों थी? हे भगवान, मुझे सच में समझ नहीं आता। इसका दिमाग कब से मछली जैसा हो गया था, जिसकी मेमोरी सिर्फ 7 सेकंड्स चलती है। लिन वैनर उसकी बात सुनकर गुस्से में हंस पड़ी। इसका जवाब तुम्हें खुद नहीं पता? मेरी जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा घिन तुम्हारे जैसे लो क्लास घटिया आदमियों से आती है। इतनी बात सुनने के बाद गु शुयुआन को भी पूरे मामले की असलियत समझ आ गई, लेकिन चेन जियाबाओ की आंखें दुख से लाल हो गईं। वो लगभग रोते हुए बोला, तुम मुझसे ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। इतना कहकर उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लिन वानेर ने उसका हाथ झटक कर दूर कर दिया। दूर हट, मुझे गंदा मत कर। चेन जियाबाओ ने जिद में अपने आंसू पोंछे। मैं नहीं जाऊंगा। जब तक तुम इस शादी को कैंसिल नहीं कर देती, मैं कहीं नहीं हटूंगा। पास बैठा गु शुयुआन समझ गया कि अब ड्रामा का क्लाइमैक्स आ चुका है। उसने अचानक बीच में कहा, वैसे आप दोनों को जो भी करना है करो, मेरे पास कुछ काम है। मैं ये दुख भरा प्रेम नाटक देखने के लिए नहीं बैठ सकता। तुम दोनों आराम से बात करो। इतना कहकर वो लिन वानेर की तरफ मुड़ा। और रही ये एंगेजमेंट, तो अगर तुम इसे तोड़ना चाहो, कभी भी तोड़ सकती हो। शुयुआन, मेरी बात सुनो। इतनी बड़ी मुश्किल से कराया गया मैरिज अलायंस लिन वानर कैसे आसानी से हाथ से जाने देती? वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन चेन जियाबाओ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वो बस बेबस होकर अपने फियांसे को दूर जाते देखती रह गई। मैं भी चुपके से गु शुयुआन के पीछे चल पड़ा। वॉशरूम के बाहर मैंने उसे रोक लिया। गु शुयुआन ने मुझे हैरानी से देखा और पूछा, आप कौन हैं? मैंने अपना नाम बताया। उसकी आंखों में तुरंत कंटेम्प्ट आ गया। क्या बात है, तुम भी अपने भाई की तरफ से मेरे पास आए हो? मुझे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए समझाओगे? मैंने सिर हिलाया। मैं उस अच्छे से भी पागल भाई जैसा नहीं हूं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। वो मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? मैंने सीधे अपनी बात रख दी। मुझे पता है कि आप लिन वानर से शादी नहीं करना चाहते। उसने पूछा, तो? मैंने पूरी सीरियसनेस के साथ उसकी आंखों में देखा। मैं आपको शेंग ग्रुप की पूरी पावर अपने हाथ में लेने में मदद कर सकता हूं। गु शुयुआन एक पल के लिए सचमुच रुक गया। अब जाकर उसने मुझे ढंग से देखा। हमारी आंखें मिलीं और उसकी नजरों में मुझे साफ इंटरेस्ट और स्क्रूटिनी दिखाई दी। मुझे पता था वो जरूर मान जाएगा। गु शुयुआन इतना टैलेंटेड था, फिर भी उसके पिता हमेशा अपने इलेजिटिमेट बेटे को प्रेफरेंस देते थे और उसे हर जगह दबाते रहते थे। उसका बड़ा सौतेला भाई गु श्यूमिंग पहले से ही लिन वानर के साथ मिला हुआ था। उसे डर था कि गु शुयुआन फैमिली प्रॉपर्टी के लिए कंपटीशन करेगा, इसलिए उसने खुद ही लिन वैनर के साथ उसकी मैरिज अलायंस की कंडीशन मान ली थी। फिर बूढ़े मालिक के कान भर कर ये शादी भी पक्की करवा दी। इसलिए गु शुयुआन के मन में चाहे लाखों ऑब्जेक्शंस हों, वो अपने पिता के खिलाफ खुलकर नहीं जा सकता था। लेकिन उसके दिल में दबा हुआ गुस्सा जरूर था। गु शुयुआन ने आर्म्स क्रॉस किए और इंटरेस्ट से पूछा, तो तुम्हारा प्लान क्या है? पिछले जन्म में अपने भाई को उस औरत के हाथों से बचाने के लिए मैंने लिन वानर के बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स निकाले थे। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन और सबसे खास वो लोली क्लब। वो जगह किसी गंदे नरक से कम नहीं थी, जहां हर तरह का क्राइम और गंदगी छुपी हुई थी। पिछले जन्म में मेरी स्टेटस बहुत छोटी थी। मैंने जान लगाकर कोशिश की थी, तब भी सिर्फ अपने भाई को बचा पाया था। लेकिन इस बार मुझे दोबारा मौका मिला था। मैं चाहता था कि इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। हालांकि लिन फैमिली जैसे विशाल पेड़ को हिलाने के लिए मुझे गु शुयुआन की ताकत का सहारा लेना ही था। गु शुयुआन ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? बेशक मैं कोई चैरिटी करने नहीं आया था। मेरे अपने इंटरेस्ट्स भी थे। मैंने अपनी शर्त रख दी। काम पूरा होने के बाद शेंग ग्रुप में जनरल मैनेजर से नीचे का कोई भी पोजीशन मैं चुनूंगा। मैं जल्द ही पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने वाला था। ऊपर से मेरे पास 2 जन्मों का नॉलेज और एक्सपीरियंस था। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं किसी भी रोल को संभाल सकता हूं। गु शुयुआन ने बिना देर किए जवाब दिया, डील। ये सुनते ही मेरे दिल का भारी पत्थर आखिर नीचे गिर गया। किसी को शक ना हो, इसलिए गु शुयुआन और लिन वैनर की एंगेजमेंट सेरेमनी तय शेड्यूल के अनुसार ही होने वाली थी। उस दिन चेन जियाबाओ ने उनका डेट बिगाड़ दिया था, इसलिए लिन वानर खुद गु शुयुआन के पास जाकर एक्सप्लेनेशन देने पहुंची। उसे खुश करने के लिए उसने 100 मिलियन युएन खर्च करके एक वेस्टर्न स्टाइल ब्लू डायमंड भी ऑक्शन में खरीद लिया। बाहर सब लोग कह रहे थे कि ये 2 फैमिलीज की परफेक्ट अलायंस है। ताकतवर लोग ताकतवर लोगों के साथ खड़े हैं और दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन ये न्यूज मेरे भाई को पूरी तरह पागल कर गई।
वो सीधे गू शुयुआन की कंपनी के नीचे पहुंच गया। इसी बीच उसकी नजर मुझ पर पड़ी, क्योंकि मैं और सीनियर गू साथ साथ बाहर निकल रहे थे। डील होने के बाद मैं ऑफिशियली शेंग ग्रुप ज्वाइन कर चुका था और उसके साथ काउंटर अटैक प्लान तैयार कर रहा था। इसलिए चेन जियाबाओ ने मुझे देखते ही ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। चेन अंजी, तू यहाँ क्या कर रहा है और इसके साथ क्यों घूम रहा है? मैंने एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं समझी। मैंने उल्टा पूछा, तू यहाँ क्या करने आया है? मैं इस आदमी को बहुत अच्छी तरह जानता था। बस एक सवाल पूछते ही उसका पूरा ध्यान अपनी तरफ चला गया। चेन जियाबाओ ने तुरंत कमर पर हाथ रखा, गू शुयुआन की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, मैं इससे पीछे हटने की वार्निंग देने आया हूं। वानर सिर्फ मुझसे शादी करेगी। लिन फैमिली का फ्यूचर दामाद मैं हूं। तू अभी से ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। गू शुयुआन हल्का सा मुस्कुराया और वहीं पुरानी बात दोहराई, ये शादी अगर लिन वैनर चाहे तो कभी भी टूट सकती है। लेकिन चेन जियाबाओ के कानों में ये बात अलग तरह से गई। उसे लगा कि गू शुयुआन जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा है। दिल के किसी कोने में उसे भी पता था कि लिन वानर उसके लिए ये एंगेजमेंट कभी नहीं तोड़ेगी, लेकिन उसके पास गुस्सा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो वहीं पैर पटकते हुए चिल्लाया, तुम्हें किस बात का घमंड है? वानर मजबूरी में तुमसे शादी कर रही है, वो तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करती। गू शुयुआन ने बिना परवाह किए कंधे उचकाए। उनके सर्कल में हमेशा से सिर्फ इंटरेस्ट्स देखे जाते थे। वहां प्यार को कौन सीरियसली लेता है, खासकर लिन वानर जैसी औरत। वो किसी नॉवल की लव ब्रेन्ड हीरोइन नहीं थी जो किसी आदमी के लिए अपना किंगडम तक छोड़ दे। वो सिर्फ उसी इंसान से शादी करती जो उसके लिए यूजफुल हो। और वैसे भी गू शुयुअन भी उससे प्यार नहीं करता था। चिन जियाबाओ ने देखा कि उसकी बातें किसी पर असर नहीं कर रही तो वो पूरी तरह भड़क गया। कुल मिलाकर वो मेरी है, तुम उससे शादी नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। उस पागल के चले जाने के बाद गू शुयुआन ने मेरी तरफ बेहद अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखा। तुम्हारे भाई के दिमाग में कोई स्क्रू ढीला है क्या? मैंने ऑकवर्ड होकर हंसते हुए कहा, बस एक चलता फिरता पागल खाना है, उसे सीरियसली मत लीजिए। मुझे लगा था कि चेन जियाबाओ अभी कुछ और दिन ड्रामा करेगा, लेकिन उसके बाद वो अचानक गायब हो गया। वो घर भी वापस नहीं आया। बाद में मुझे पता चला कि लिन वनेर को डर था कि वो अलायंस का खेल बिगाड़ देगा, इसलिए उसने लोगों को भेजकर उसे सीधे कैद करवा दिया था। 2 महीने बाद गू शुयुआन और लिन वानर की एंगेजमेंट सेरेमनी हुई। बिजनेस वर्ल्ड के बड़े बड़े चेहरे वहां मौजूद थे। मैं गू शुयुआन के अच्छे दोस्त के तौर पर उस इवेंट में शामिल हुआ था। बैंक्वेट अभी आधा ही हुआ था कि लगभग 2 महीनों से गायब चेन जियाबाओ अचानक वहां आ धमका। मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। सच कहूं तो मुझे इस मोमेंट का थोड़ा इंतजार भी था। उसकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। स्टेज पर लिन वानर अभी गू शुयुअन को रिंग पहनाने ही वाली थी कि चेन जियाबाओ आगे कूदा और जोर से चीखा, लिन वानर, तुम इससे शादी नहीं कर सकती। लिन वानर का हाथ कांप गया। उसने डिसबिलीफ में उस घुसपैठिए को देखा। उसने तुरंत बॉडीगार्ड्स को आंखों से सिग्नल दिया। बॉडीगार्ड समझ गए और उसे पकड़कर बाहर ले जाने के लिए उसकी तरफ दौड़े। लेकिन चेन जियाबाओ पूरी ताकत से छटपटाने लगा। फिर उसने अपना फोन ऊपर उठाया और सबके सामने एक वीडियो चला दी। वो चिल्ला रहा था, लिन वैनर, तुम पहले ही मेरी औरत बन चुकी हो, तुम इससे शादी नहीं कर सकती। ये बात सुनते ही पूरा हॉल फट पड़ा। चेन जियाबाओ, लिन फैमिली की यंग मिस भी कमाल की है। अपनी एंगेजमेंट में ऐसा सीन, उसने गू फैमिली की इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं की। और ये आदमी गू यंग मास्टर के मुकाबले कितना एवरेज है। सच में इसका टेस्ट इतना खराब कैसे हो सकता है? अब असली तमाशा देखने को मिलेगा। यहां तक कि मैं भी थोड़ा शॉक्ड रह गया। पिछले जन्म में चेन जियाबाओ के पास ये असली वीडियो नहीं थी। उसने तब नकली एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर हंगामा किया था। स्टेज पर गू शुयुआन ने बिना एक्सप्रेशन बदले अपना हाथ नीचे कर लिया। फिर उसने लिन वैनर से पूछा, ये क्या है? इस बार लिन वानर सच में घबरा गई। उसने चेन जियाबाओ की ओर उंगली उठाकर चिल्लाया, तू क्या बकवास कर रहा है? ये वीडियो फेक है। चेन जियाबाओ को लगा जैसे उसके हाथ कोई इनविंसिबिलिटी कार्ड लग गया हो। वो फोन पकड़कर गर्व से बोला, अगर विश्वास नहीं है तो प्रोफेशनल्स से वीडियो की ऑथेंटिसिटी चेक करवा लो। उसकी बात सुनते ही वहां मौजूद ज्यादातर गेस्ट्स को यकीन हो गया। नीचे उठती फुसफुसाहटें इतनी तेज थीं कि मानो पूरी छत उड़ जाए। गू शुयुआन ने एक पल भी हेजिटेट नहीं किया। वो मुड़ा और जाने लगा। जाते जाते उसने कहा, लिन वैनर, मैं किसी दूसरे के इस्तेमाल किए हुए रिश्ते को नहीं अपनाऊंगा। ये शादी खत्म। लिन वैनर घबराकर उसकी तरफ दौड़ी और उसे पकड़कर समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया। मेरे पास से गुजरते हुए सीनियर गू ने मेरी तरफ आंख मार दी। मैंने भी उसे समझदारी भरी हल्की मुस्कान से जवाब दिया। पीछे सिर्फ चेन जियाबाओ बचा था।
जो लिन वैनर को पकड़कर चिल्ला रहा था और उस पर उससे शादी करने का दबाव बना रहा था। एंगेजमेंट बैंक्वेट वाला मामला होने के बाद लिन ग्रुप के शेयर्स सीधे लिमिट डाउन पर पहुंच गए। लिन वार्नर एक तरफ कंपनी की आग बुझाने में लगी थी, दूसरी तरफ उसे इस मैरिज अलायंस को वापस बचाने के लिए भी हर तरीका आजमाना पड़ रहा था। वो रोज किसी गर्म तवे पर रखी चींटी की तरह भाग दौड़ कर रही थी। तभी वो एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल ब्रेवरी केस में भी फंस गई। लिन ग्रुप के खिलाफ कई इलीगल एक्टिविटीज की रियल नेम कंप्लेंट्स दर्ज हुईं। जल्द ही लिन वार्नर को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई। अब पहले से डगमगाता लिन ग्रुप पूरी तरह टूटने के कगार पर आ गया। इसी दौरान गु शुयुआन की लीड में एक्विजिशन प्लान तेजी से आगे बढ़ रहा था। हालांकि डिटेंशन से बाहर आते ही लिन वैनर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन उसका स्टेटमेंट शेयर्स की लगातार गिरती कीमत को नहीं रोक सका। जब तक उसे समझ आया कि पीछे से गु शुयुआन खेल खेल रहा है, लिन ग्रुप के 25% शेयर्स पहले ही निगले जा चुके थे। जहां तक चेन जियाबाओ की बात है, एंगेजमेंट बैंक्वेट के बाद मैं उसे फिर कभी नहीं मिला। पिछले जन्म की तरह इस बार भी लिन वैनर ने उसे उस इंसानों को निगल जाने वाले क्लब में फेंक दिया था। एक रात अचानक मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। फोन के उस पार चेन जाबाओ की दिल दहला देने वाली रोने की आवाज थी। भाई, मुझे बचा लो, लिन वैनर मुझे मार डालेगी। मैंने फोन पर ठंडी हंसी हंसी। तुझे ऐसी ही टॉक्सिक और दर्द भरी लव स्टोरी बहुत पसंद थी, है ना? मैंने तेरी इच्छा पूरी कर दी। अब फिर मुझे क्यों ढूंढ रहा है? इतना कहकर मैं कॉल काटने ही वाला था कि चेन जियाबाओ उधर से पागलों की तरह गिड़गिड़ाने लगा। भाई, प्लीज कॉल मत काटो, वो सच में मुझे मार देगी। मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा सगा भाई हूं। सगा भाई? पिछले जन्म में जब उसने हम तीनों को घर में बंद करके जिंदा जला दिया था, तब उसे याद नहीं आया था कि हम उसका परिवार हैं। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद फोन के उस पार अचानक एक चीख सुनाई दी। आह! फिर किसी आदमी की गुस्से भरी दहाड़ आई और अगले ही पल कॉल कट गई। मैंने उसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। मैंने आंखें बंद की और वापस सो गया। उस रात मेरी नींद असाधारण रूप से अच्छी हुई। करीब आधे महीने बाद मुझे न्यूज से पता चला कि लिन वैनर मर चुकी थी और उसे मारने वाला कोई और नहीं, चेन जियाबाओ था। उस क्लब में फेंके जाने के बाद लिन वैनर ने अपने लोगों को खास तौर पर कहा था कि इस विशेष गेस्ट की अच्छे से खातिरदारी की जाए। उस जगह में चेन जियाबाओ को भरपेट खाना तक नहीं मिलता था। उसे रोज मार पड़ती थी। उसकी जिंदगी में न आजादी बची थी, न इंसान जैसी डिग्निटी। आखिर एक दिन लिन वैनर वहां इंस्पेक्शन के लिए आई। चेन जियाबाओ कुत्ते की तरह उसके पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, लेकिन उसने उसे एक लात मारकर दूर कर दिया और ऊपर से लगातार उसकी बेइज्जती करती रही। कहते हैं, कोने में फंसा खरगोश भी काट लेता है। चेन जियाबाओ ने टेबल पर रखा फ्रूट नाइफ उठा लिया और उसे घोंप दिया। जब तक बॉडीगार्ड्स को समझ आता कि हुआ क्या है, लिन वैनर के शरीर में कई घाव हो चुके थे। हर तरफ खून फैल गया था। ये देखकर बॉडीगार्ड्स पूरी तरह भड़क गए। वो सब उस पर टूट पड़े और उन्होंने चेन जियाबाओ को इतना पीटा कि वो वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गया। अब इस जिंदगी में वो बस बेड पर पड़ा पड़ा अपनी मौत का इंतजार कर सकता था। मॉम डैड सिर्फ एक बार उसे देखने हॉस्पिटल गए। उन्हें 2 दिन हल्का दुख हुआ। फिर उन्होंने उस घटना को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि पिछले जन्म में उसने हमें जो दर्द दिया था वो हमारी हड्डियों तक में बसा हुआ था। असल दुनिया कोई ब्रेनलेस आइडल ड्रामा नहीं होती। वो रिच लेडी के पास किसी प्लान के साथ पहुंचा था, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि सामने वाला इंसान है या शैतान। अंत में उसने सिर्फ दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। उधर शेंग ग्रुप ने मौके का फायदा उठाकर लिन फैमिली की प्रॉपर्टीज और बिजनेस को तेजी से एक्वायर करना शुरू कर दिया। असल में लिन फैमिली जैसी बड़ी ताकत इतनी आसानी से नहीं गिरती, लेकिन लिन वैनर की मौत और चारों तरफ फैले स्कैंडल्स ने उसे बहुत जल्दी पूरी तरह खत्म कर दिया। उस क्लब के अंदर का पूरा काला सच भी सामने आ गया। पुलिस ने वहां से बहुत से पीड़ित लड़कों को रेस्क्यू किया। उन लड़कों की फ्रीडम छीन ली गई थी। वो वहां इंसानों जैसी नहीं, किसी वस्तु जैसी जिंदगी जी रहे थे। गु श्यूमिंग भी उस जहरीली औरत के साथ मिलकर क्राइम्स करने की वजह से जेल भेज दिया गया, जहां अब उसे प्रिजन में सिलाई का काम करना था। गु शुयुआन ने पूरी लेजिटिमिटी के साथ शेंग ग्रुप अपने हाथ में ले लिया। इस शानदार एक्विजिशन बैटल ने उसकी पोजीशन पूरी तरह मजबूत कर दी। अब चाहे उसका इलेजिटिमेट बड़ा भाई बाहर आए भी, कंपनी में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। इस बैटल में मेरे सीनियर ने पूरी तरह जीत हासिल की थी। सब कुछ सेटल होने के बाद उसने अपना पुराना प्रॉमिस भी पूरा किया। मैं ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। पूरे 8 सालों में मैंने अनगिनत कॉन्टैक्ट्स, एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज बनाए। जब मुझे लगा कि समय आ गया है, मैंने अपना रिजाइनेशन दे दिया।
मैं बाहर जाकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। जिस दिन मैं जा रहा था, गू शुयुआन ने मुझे बहुत कस कर गले लगा लिया। इन 8 सालों में हम सबसे पक्के दोस्त बन चुके थे। हम साथ में बिजनेस वर्ल्ड की लड़ाइयां लड़े थे, ड्रिंकिंग पार्टीज में एक दूसरे के लिए शराब पी थी। हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं बचा था। सच कहूं तो मेरे सगे छोटे भाई की तुलना में हम दोनों ज्यादा असली भाइयों जैसे थे। उसकी आंखें लाल थीं। वो बोला, श्यावान, मैं सच में तुझे छोड़ना नहीं चाहता। भविष्य में किसी भी मदद की जरूरत पड़े, बस एक कॉल करना। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, टेंशन मत ले, मैं तुमसे बिल्कुल फॉर्मल नहीं रहूंगा। मेरे भाई, तुम्हारा फ्यूचर हमेशा चमकता रहे, हर रास्ते पर सक्सेस मिले। वो भी मुस्कुराया, तुम्हारा भी।